हे गाइस, हेयर शाश्विता, वेलकम बैक टू एडवांस क्लासेस। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपने जो भी अब जो आपका एग्जाम है 23 फरवरी को, है ना। तो जो भी आपने स्टडी की है यहाँ से या किसी अदर यूट्यूब चैनल से सेल्फ स्टडी की है, अपने सेंटर से स्टडी की है या स्कूल से की है, जो भी आपने जितनी भी अभी तक पढ़ाई की है, अब आपको क्या एनालिसिस करना है एग्जाम से पहले कि आपने कहाँ तक अपनी स्टडी को क्या कंप्लीट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं आपको एनालिसिस करने की जरूरत है कि हाँ, मैंने किस फील्ड में अच्छे से कर लिया है, कहाँ कोई ना कोई टॉपिक यहाँ रह गया आपका। तो ये जो हम सैंपल पेपर आज कराने वाले हैं वो आपका यूपी बोर्ड द्वारा ही रिलीज किया हुआ है, वही सैंपल पेपर हम करा रहे हैं। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और एक सुंदर से थॉट के साथ। सक्सेस इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट प्रिपरेशन एंड डिटरमाइनेशन। बहुत से लोग होते हैं भाई, बहुत ज्यादा लकी होते हैं, है ना। हम बोलते हैं यार ये कितना लकी है, इसने तो एग्जाम हो दिया, मतलब बहुत इजीली क्या हम चीजों को पा लेते हैं। फिर हमको लगता है कि हाँ, उसने बहुत इजीली चीजों को पा लिया तो ये बहुत लकी है। बट ऐसा कभी नहीं होता। सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? आपकी प्रिपरेशन पे। जब तक आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे, आपको कुछ भी चीज अचीव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सक्सेस इज नॉट अबाउट लक, क्योंकि जो सक्सेस है वो डिपेंड लक पे नहीं करती है। वो किस पे डिपेंड करती है? इट्स अबाउट प्रिपरेशन एंड डिटरमाइनेशन। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है, एग्जाम आप ऐसा सोचो कि एग्जाम ही दे रहे हो, है ना। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ऐसे ही एकदम सैंपल आएगा आपके पास, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। और जो बेसिक चीजें वैसे तो बहुत से स्टूडेंट को पता रहती है, पर फिर भी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी चीजें बताना स्टेप बाय स्टेप। तो जो आपका एग्जाम रहता है वो आपका 70 मार्क्स का रहता है। ठीक है, 30 मार्क्स आपके स्कूल द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। 70 मार्क्स का ये पेपर आता है, जिसमें से आपका 3 आवर्स का क्या टाइमिंग रहता है और 15 मिनट जो आपको दिए जाते हैं वो रीड करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी जो आपका जो मॉडल पेपर है, जो आपका एग्जाम पेपर है, वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, एक पार्ट ए एक पार्ट बी। पार्ट ए में क्या 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 एमसीक्यूज आते हैं, और वो क्या आपके 20 मार्क्स के ही रहते हैं। ठीक है, वो आपके सब सब्जेक्ट आते हैं, राइटिंग से, रीडिंग से, ग्रामर से, लिटरेचर से। ठीक है, और बाकी पार्ट बी जो रहता है वो 50 मार्क्स का रहता है और वो डिस्क्रिप्टिव रहता है। ठीक है, आपको लिखना पड़ता है। और पार्ट ए में क्या होता है, आपको OMR शीट प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको क्या सर्कल, जैसे ऑप्शन ए, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है और आपको ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है, तो आप ऑप्शन ए में जो सर्कल है ना उसको फिल करोगे। सर्कल से बाहर फिल नहीं करना, सर्कल के अंदर पूरा की पूरा उसको फिल करना है। और आपको क्या प्रेफर करना है उसके लिए? बॉल पेन, या तो ब्लैक पेन लीजिए या फिर ब्लू पेन। तो मैं प्रीफर करूंगी आप ब्लैक पेन से ही भरना ओमर शीट को। और ऐसा ना हो, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि आपके उनको मतलब कंफ्यूजन होता है एक आध क्वेश्चन में, तो वो क्या करते हैं, मेरे को ए ऑप्शन भी सही लग रहा है, सी ऑप्शन भी सही लग रहा है, वो दोनों को फिल कर देते हैं। तो आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी। अगर आपको कंफ्यूजन लग भी रहा है तो थोड़ी देर रिलैक्स होकर आप जो जितना भी एग्जाम बचा आप उसको कर लीजिए। फिर लास्ट में उस क्वेश्चन को देखिए, क्या इसमें ए ठीक है या सी ठीक है। उसके बाद आपको एक ही भरना है पॉइंट। अगर आप 2 भर दोगे तो आपके मार्क्स मिलेंगे नहीं, कट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। अब देख लेते हैं जो आपका स्टार्ट होता है पार्ट ए, वो पैसेज से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको पैसेज दिया जाता है रीडिंग के लिए। देन उसके बाद हमें क्या क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में ही होते हैं। तो ये देखो, ये जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस ही रीड करने चाहिए। देन उसके बाद पैसेज पढ़ोगे आप। यही आपका तरीका है सही करने का, क्योंकि अगर आप सबसे पहले पैसेज पढ़ने लग जाओगे फिर कंफ्यूज होगे, फिर अगेन ये पढ़ोगे, फिर अगेन इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बेटर है कि आप क्या करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट। तो हमने क्वेश्चंस को पहले रीड कर लेंगे, देन पैसेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट है। ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर्स केयर ऑफ देयर यंग वंस। जो भी क्रिएचर्स हैं, जो भी जीव हैं, वो अपने यंग वन यानी कि जो छोटे बेबीज होते हैं उनकी क्या केयर करते हैं। मैनी एनिमल्स प्ले विद देयर बेबीज एंड शो देयर लव बाय टचिंग एंड हगिंग। और वो जो भी अपना प्यार शो करते हैं, लव शो करते हैं, किससे करते हैं? वो टचिंग एंड हगिंग से। और मोस्ट एनिमल्स क्लीन, फीड एंड प्रोटेक्ट देयर बेबीज। वो क्या करते हैं? अपने बेबी को क्लीन करते हैं, फीडिंग कराते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने बेबीज को। एंड वर्ड्स ऑल्सो टीच देयर फ्लैजिंग हाउ टू गो अबाउट इन द वर्ल्ड एज एडल्ट। फ्लैजिंग का मतलब है यहाँ पे बच्चों को, अपने बेबी की बात करें, जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, ऐसे न्यू बॉर्न बर्ड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वो सिखाते हैं कि आपको कैसे वर्ल्ड में रहना है। अ नंबर ऑफ एनिमल्स बिल्ड होम्स फॉर देयर यंग वंस। टेलर वर्ड्स एंड बीवर वर्ड्स, ants, wasps and bees are among nature's master, designer, engineer and architect। तो इसमें हमने देखा which of the following is not called nature's engineer and character। तो देखो वेवर वर्ड्स भी है इसमें, टेलर वर्ड्स भी आ रही है, वर्ड्स तो कहीं भी नहीं लिखा है, आंट्स भी लिखा है। तो देखा आपने यहाँ पे, देखो टेलर वर्ड्स है,
फेवर वर्ड्स भी हैं और आंट्स आंट्स भी आ रहा है, तो गॉड यहाँ नहीं आ रहा, तो हमारा क्या है, सी विल बी द राइट आंसर। वो इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर ही तो है ये वर्ड जो अपने बेबी के लिए क्या बना रही है, घोंसला बना रही है, नेस्ट बना रही है, तो इसलिए उनको क्या इंजीनियर आर्किटेक्चर बोला गया है, आर्किटेक्ट है ना। हाउ डू एनिमल शो देयर लव विथ देयर यंग वंस, वो कैसे शो करते हैं अपने अपने बेबीज को लव, सिंगिंग करके, बाय टचिंग एंड हगिंग, एंजॉइंग एंड अकम्पनिंग, तो क्या कैसे करते हैं वो, टचिंग और हगिंग करके। विच वर्ड मीन्स बेबी वर्ड इन द फॉलोइंग, अब बेबी वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, तो वर्ड नहीं होगा, फ्लेजिंग होगा, ठीक है, तो वी विल बी द राइट आंसर। अब आपको क्या है, एकदम पहले आपको देखना नहीं है कि सारी मतलब मैम बता रही है तो ये सही है ये सही है, पहले आपको खुद देखना है कि हाँ आपने कितनी अच्छी से तैयारी कर ली है, और आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करो, और लास्ट में आपको स्कोर भी बताना है अपना कि रियल स्कोर जो है कि हाँ मैंने इतने अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर, क्वेश्चन देख लेंगे हम। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डैश इन द क्लास टुडे, अब देखो जब भी एवरी और ईच से, जब भी एवरी एंड ईच से कोई भी सेंटेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आपको क्या देखना है वहां पे, सिंगुलर वर्ब, क्या आती है आपकी, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। ईच और एवरी से सेंटेंस जो भी स्टार्ट होता है ना, वो सिंगुलर, ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, तो इसमें पहले सिंगुलर वर्ब देखते हैं, हैव देखो हैव के सिंगुलर वर्ब है नहीं, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। आर भी सिंगुलर नहीं है, हैड हो सकता है, बट जब हम इसको पढ़ेंगे, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास टुडे, तो टुडे यानी कि आज की बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ये पास्ट की बात नहीं हो रही, तो हेड भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, हेड भी नहीं आएगा, ठीक है। अब बचा क्या, इज, तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज प्रेजेंट इन दी क्लास टुडे, तो क्या रहेगा, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। हम बाय ऑप्शन भी एलिमिनेट करके देख सकते हैं, और वर्ब आपने पढ़ाई होगा टेंथ में, मैंने कराया भी है पार्ट ऑफ स्पीच, आप उसमें भी देख सकते हैं। अब ही इज वरीड, अब वरीड क्या है भाई, प्रीपोजिशन है, जब भी हम वरीड का यूज करेंगे, यूज देखेंगे, वो किसमें प्लस होगा, वरीड अबाउट, तो यहाँ पे देखा आपने प्रीपोजिशन अबाउट आएगा, क्योंकि वरीड किसके साथ आता है हमेशा, अबाउट के साथ, तो ही इज वरीड अबाउट एग्जामिनेशन, तो देखो ऑन किसके लिए यूज होता है, पर के सेंस में यूज करते हैं, इन मे के सेंस में यूज करते हैं, ऑफ का के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। वरीड अबाउट, अबाउट आप मतलब वरीड हो किसके बारे में, जैसे अब वो एग्जामिनेशन के बारे में है, आई एम वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ, या कोई भी चीज हो, जब भी हमें वरीड का यूज करते हैं तो वो अबाउट का यूज करते हैं साथ में। अब ये क्वेश्चन आता है आपका रीअरेंजमेंट से, लास्ट रेनिंग इट बीन हैज नाइट सीन्स, तो कैसे लगाएंगे, तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है। तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट पहले फाइंड करेंगे, तो सब्जेक्ट देखो बाय द ऑप्शन ही देखेंगे इसको भी, तो इट से देखो नाइट होगा नहीं, बीन होगा नहीं, ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारे हो ही नहीं सकते, इट से स्टार्ट होगा। अब इट के और हमें सब्जेक्ट फाइंड हो गया, अब देखेंगे वर्ब, वर्ब में मॉडल्स वर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी होंगे, मेन वर्ब भी आएंगे, तो उस तरीके से देखेंगे हम। तो इट बीन हो सकता है क्या, नहीं, बीन का क्या मतलब है, हैज बीन, हैड बीन, इस तरीके से आएंगे ना, इसमें लिखा भी है देखो, तो इट हैज बीन, देखो बाय ऑप्शन भी जाएंगे हम, तो सब्जेक्ट फाइंड कर लिया, वर्ब फाइंड कर लिया, और बाकी का सेंटेंस भी फाइंड कर लिया, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, तो वी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, अब इसमें मिस स्पेल्ड वाला देखना है, तो एक्सेप्टेंस बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट भी ठीक है, एक्सेप्टेबल ये गलत है आपका, यहाँ इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो रहती है आपकी, यहाँ पर आई की जगह क्या आएगा, ए आएगा, बाकी एक्सेप्टेड भी ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेसिंग कॉस्टली क्लॉथ्स, अब इसमें स्पेंड क्या है, स्पेंड क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच से ही क्वेश्चन आया है, देखो ही इसमें क्या है, प्रोनाउन है, जब भी हम नाउन की जगह यूज करते हैं प्रोनाउन को, तो वो क्या प्रोनाउन होती है, जैसे ही शी इट, ये सब क्या है, प्रोनाउन है, दे वी यू, और स्पेंड क्या है, ये एक्शन, ये क्या है, वर्ब है, तो ये क्या है, वर्ब है आपका, तो वी विल बी द राइट आंसर, स्पेंड कर रहे हैं हम कोई चीज, है ना, आना जाना रहना कूदना, मतलब ये सारी जो एक्शन वर्ब होती हैं, ये क्या, ये वर्ब है। अ लॉट ऑफ मनी, और ये देखो ये प्रिपोजिशन है, मतलब ये सारी चीजें हमें पता, हमने पार्ट ऑफ स्पीच इतने अच्छे से कर लिया कि नाउन हमें पता है क्या है, वर्ब हमें पता है, वर्ब क्या होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब रहती है आपका, एक एक्शन वर्ब रहती है, तो नहीं वर्ब होते हैं वो,
प्रोनाउन नाउन के स्थान पे यूज होता है, और नाउन क्या होता है, कोई भी चीजें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है, नाउन होती हैं। एडवर्ब जो किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को। नेक्स्ट देख लेते हैं, द रिवर कावेरी। अब देखो ये तो कुर्ग का चैप्टर से है, हमने कुर्ग चैप्टर बहुत अच्छे से कर रखा है, तो पहले सीधे हम क्वेश्चन ही देखेंगे। तो विच रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। अब कौन सी जो वाटर है, कौन सी नदी है जो क्या कुर्ग के फॉरेस्ट से निकलती है, कावेरी है, यमुना है, नर्मदा है, ताप्ती है, कौन सी नदी है, वो कावेरी। कावेरी नदी ही तो कुर्ग के फॉरेस्ट से निकलती है वहां से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्ज फ्रेश वाटर फिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। अब इसमें हमें बताया गया है कि कौन सी फिश है जो लार्ज है। तो अगर इसमें भी देखें तो रिवर कावेरी, देखो कावेरी था, ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर्स। तो महासीर कौन सी है, बहुत बड़ी क्या रिवर है, वाटर फिश क्या वाटर फिश। तो वी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, लैंचोस हाउस वॉज सिचुएटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, तो आप एक बार देख लेना इसको अच्छे से। अब ये मैंने आपको एक जो वीडियो बनाई थी उसकी चैप्टर की, इसमें भी कराया हुआ है। तो जो लैंचोस का हाउस है वो कहाँ पर है भाई, ऑन द टॉप ऑफ लो हिल इन अ वैली। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेंगे, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। इयर्स इन प्रिजन, तो ये क्या कि उन्होंने कितने टाइम तक जेल में व्यतीत किया था। तो उन्होंने 30 ईयर्स अपने व्यतीत किए थे, अपनी लाइफ के 30 ईयर्स कहाँ दिए थे, उन्होंने जेल में दिए थे। द बेकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ। अब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो किससे म्यूजिक निकलता है, जो बम्बू स्टिक होती है उसी से। तो जो ब्रेड बेचने के लिए आते हैं सेलर, वो इसी से तो आते हैं ना, मतलब इस तरीके से बम्बू स्टिक से साउंड निकालते हैं। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, read the given extract and choose the correct option to answer the following questions. जैसे I am an orphan roaming the street, I patterns of dust with my hulks bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब क्या है, अब ये जो पहले तो हमें ये चैप्टर को रिकॉग्नाइज करना है कि चैप्टर कौन सा है। ये चैप्टर कौन सा है, अमांडा, है ना। अमांडा ही तो बोलती है कि मतलब क्या काश मैं एक अनाथ होती तो मेरे को रोकने या टोकने वाला कोई नहीं होता, है ना। मैं कहीं भी स्ट्रीट में घूमती, कोई भी पैटर्न्स की आकृति बनाती, है ना। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। इस तरीके से वो अपने मतलब एक अलग ही दुनिया में जीती है। तो ये कौन सा चैप्टर है आपका, अमांडा, ठीक है। तो हु डज आई रेफर टू इन दी अबव एक्सट्रैक्ट। अब आई है वो ये वाला जो आई है वो किसके लिए यूज हुआ है, ये कौन सोच रहा है, कौन बोल रहा है, ये ऑब्वियसली बात है अमांडा ही बोल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन दी एक्सट्रैक्ट। अब रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है, रोकना। कोई भी आपको रेस्ट्रिक्ट करता है ना, कोई भी रूल्स है, आप रेस्ट्रिक्टेड रूल है ना, फॉलो नहीं कर रहे हो, ये भी तो इसका क्या जो अपोजिट मीनिंग है वो क्या रहेगा आपका, ऑर्फन पैटर्न फ्रीडम। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू द रेफरेंस टू द स्टोरी अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। तो मिसेस पम्फ्रे वाज अ पुअर लेडी, नहीं वो पुअर लेडी नहीं थी, वो उन्होंने तो कितनी अच्छी लग्जरी लाइफ दी थी अपने ट्रिकी को, जो डॉग है उनका। ट्रिकी सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, यस वो क्या कर रहा था भाई, ओवर ईटिंग से सफर्ड कर रहा था, वो काफी सारी चीजें खा लेता था। नेक्स्ट है, ट्रिकी वॉज अ वेरी एक्टिव डॉग। क्या वो एक्टिव डॉग था, नहीं, वो शुरू से लेजी सा ही दिखाया है, तो एक्टिव डॉग तो नहीं था ये। जेम्स हैरियट वॉज अ वेटरिनरी सर्जन, यस ये सर्जन थे। अब देखो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने बस ऊपर वाला पढ़ा ये ठीक है तो सेकंड आप आंसर करके निकल गए। आपको पूरा देखना है कि इसमें सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, तो हम देख लेंगे इसमें किस ऑप्शन में, ये बी। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डिड हरी सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल। अब जो हरी सिंह है वो क्या चाहता है अनिल से, जो हरी था वो क्या था, एक थीफ था, एक चोर था, जो अनिल से क्या चाहता था, बेसिकली क्या चाहेगा थीफ, तो मनी ही चाहेगा। तो ए विल बी द राइट आंसर। व्हाट डज हॉरेंस स्टैनबे लाइक टू कलेक्ट। अब उनको क्या क्या कलेक्ट करने का शौक था, क्या कलेक्ट करते थे वो, ज्वेल्स, बुक्स, कीज एंड पेंटिंग। तो वो क्या करते थे, बुक्स को कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एज ऑफ भोली व्हेन मंगला वाज मैरिड। तो जब मंगला की मैरिड हुई थी तो भोली कितने साल की थी, तो वो थी
7 years old. B will be the right answer. Next, I want to know what you have been doing to my chair upstairs. Who said this statement in the story footprint without feet? तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर. तो ये कौन बोलता है? साइंटिस्ट, लैंडलॉर्ड, मिस्टर हॉल या कॉन्स्टेबल? तो ये बोलती है आपकी मिसेस हॉल. सी विल बी द राइट आंसर. तो ये था आपका पार्ट ए जो OMR बेस्ड था. अब हम पार्ट बी की ओर चल रहे हैं. अब ये क्या रीडिंग, आपका रीडिंग से क्वेश्चन आएंगे. ये इस तरीके से सारा पैराग्राफ आएगा. देन उसके बाद हमें क्या ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. तो देखो 2 मार्क्स के हैं ये, 2 2 2 और ये 1 मार्क्स का है. तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचर एंड एजुकेटर्स, पढ़ लेते हैं. जस्ट एज इट इज विटल फॉर पेरेंट्स टू लिव देयर ओन लाइफ as fully as possible and to deepen their understanding to themselves to the utmost, so it is important for teacher and educator to do same. तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे. What happens if the relationship between a teacher and a child is unsatisfactory? और नेक्स्ट भी देख लेते हैं. When children go to school, their teacher become during school hours substitutes for their parents. What does this statement suggest? दोनों का इसमें से फाइंड करना है. When children go to school, their teachers becomes during school hours substitute for their parents. The children transfer to the teachers some of the feeling they have for their parents and are influenced in their turn by the personality of the teachers. तो ये देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका थर्ड वाला जो है. ठीक है, क्योंकि अब देखो एज अ पेरेंट्स, मतलब जब पेरेंट्स बच्चों को स्कूल छोड़कर आते हैं तो जो टीचर्स होती है, टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है? बेबी की केयर करना और उनको क्या पढ़ाना, टीच करना. तो एज अ कहीं ना कहीं वो क्या एक पेरेंट्स का रोल भी निभा रहे होते हैं. तो वही रिलेशनशिप इसमें बताया गया है. दिस म्यूचुअल रिलेशनशिप इज ऑफ more important than any teaching method and a child's ability to learn is continually hampered if the relationship is unsatisfactory. Again, अब इसमें अनसेटिस्फैक्ट्री का ये देखो, जो चाइल्ड की एबिलिटी है वो क्या हो जाती है? हैम्पर्ड हो जाती है ना, डिसबैलेंस हो जाती है. किससे? फिर ये क्या जो रिलेशनशिप बन जाता है वो किसका बन जाता है? अनसेटिस्फैक्ट्री का. तो ये आपका सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो विच वर्ड मीन्स टॉरेबल? टॉरेबल का मतलब क्या होता है? टॉलरेट मतलब एक क्या होता है? सहन करना इसको बोलते हैं. तो इसका मीनिंग देखो, इसका ये मैंने आंसर भी लिख रखे हैं, यहाँ से आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले लेना. और टॉलरेबल का क्या रहेगा इसका? द वर्ड इज सेटिस्फैक्ट्री. नेक्स्ट देखेंगे. अब आता है राइटिंग सेक्शन से आपका. जैसे यू आर अंकिता. अब इसमें क्या नेम भी दिए गए हैं, अंकिता और अंकित, है ना. अब आपको XYZ लिखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपको नाम दे दिया गया है ऑलरेडी, अंकिता और अंकित. और ये क्या इसमें लोकेशन का भी दिया हुआ है, कानपुर से है. योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विथ हर और हिम. राइट टू हर और हिम अबाउट योर इनएबिलिटी टू डू. अब देखो इसमें क्या है, आपके फ्रेंड ने आपको इन्वाइट किया हॉलीडे के लिए कि आपको वहां जाके क्या हॉलीडे मंथ सेलिब्रेट करना है. बट आपको क्या इनको रिप्लाई देना है किसमें? लेटर में. तो आपको क्या लेटर में इनवाइट क्या बोलना है कि मैं आपको अपनी अनुपस्थिति दिखानी, कि मैं उसमें नहीं आ पाऊंगा. आपको अपनी असमर्थता दिखानी है, इनएबिलिटी दिखानी है. तो कैसे बनाओगे इसको? देखो इसमें ये आता है आपका 1 और 2. या तो आपको एप्लीकेशन करनी होती है या फिर आपको लेटर करना होता है. दोनों में से एक चीज करनी होती है, बट हम इसमें दोनों ही कराएंगे. तो एप्लीकेशन देख लेते हैं पहले, सॉरी लेटर. तो सबसे पहले तो जो आपको दिया गया है एड्रेस वो आएगा, डेट आएगी, फिर डियर फ्रेंड, जो भी आपका फ्रेंड है उसका नाम आएगा. ठीक है. सब्जेक्ट लिख देंगे अनेबल टू स्पेंड हॉलीडे विथ यू, क्योंकि वो इस हॉलीडे को स्पेंड नहीं कर पाएगा. तो जब भी हम लेटर का स्टार्ट करते हैं, जैसे देखो उसने हमें इन्वाइट किया है, तो बेसिकली हमें पहले क्या उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए. देन उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? ये पूरी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी चाहिए. तो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल इन्विटेशन टू स्पेंड द हॉलीडेज विथ यू. कि उसको क्या वो मतलब वो चाहता था कि वो हॉलीडे आपके साथ बिताए, उसके लिए वो पहले थैंक यू बोलता है. ठीक है, इन्विटेशन के लिए कि आपने मुझे इन्वाइट किया. इट साउंड एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. इसका जो साउंड है बहुत अच्छा लगा. मतलब ये देखो थोड़े से एडवांस हम वोकैबुलरी लेंगे तो जो इंप्रेशन होता है वो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा पड़ता है ना. फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम. आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड. पहले तो हमें क्या एकदम उसको थैंकफुली ही रहना है कि हाँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे को इन्वाइट किया और मैं भी चाहता था कि आपके साथ हॉलीडे बिताएं, मतलब बिताएं ये सारी चीजें. फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा मेन मैटर है
इनएबिलिटी का। तो यहाँ से लिखेंगे हाउ एवर, हालांकि, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन यू दिस टाइम ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल फैमिली कमिटमेंट दैट रिक्वायर माई प्रेजेंस हियर। अब कोई भी, अब आपको बताना है, इसका रीजन देना है कि आप क्यों नहीं आ पा रहे। तो ये क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसके एक फैमिली फंक्शंस है ना, जिसको वो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकता, उसकी प्रेजेंसनेस वहां पर होनी ही चाहिए। तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड एज आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर हॉलीडे प्लान्स। तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, दुखी है कि वो अपने मतलब हॉलीडे को तुम्हारे साथ नहीं व्यतीत कर पाया है। फिर यहाँ पे हम एंड करेंगे यहाँ से। तो हमने पहले क्या बताया, पहले उसको थैंकफुल बोला, ठीक है, लेटर को स्टार्ट करते हैं, यहीं से बोलते हैं, अगर इनवाइट किया तो हम थैंकफुली उसको बताएंगे। फिर हम अपना रीजन देंगे, जो हमारा मेन रीजन है। देन उसके बाद हम उसको वाइंड अप करते हुए चीजों को क्या करेंगे, सीरियल वाइज लगाएंगे। तो फिर हम बोलेंगे कि आई होप आप मेरी बात समझे हो, या जो भी है। फिर और जो भी प्लान है हम नेक्स्ट टाइम व्यतीत करेंगे इस तरीके से। तो आई होप वी कैन प्लान समथिंग टुगेदर इन द नियर फ्यूचर। हम क्या, हम जो है अभी पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा फेवर रहेगा तो हम फ्यूचर में क्या अपने हॉलीडे को स्पेंड करेंगे। व्हेन सर्कमस्टेंसेस आर मोर फेवरेबल प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली। अब जो उनके जो भी सिचुएशन है, सर्कमस्टेंस मतलब सिचुएशन फेवरेबल होगी, जब सिचुएशन फेवरेबल होगी तभी तो कोई चीज पॉसिबल हो पाएगी। तभी वो बोल रहा है कि जब सर्कमस्टेंसेस आर मोर फेवरेबल तो प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली। अब मेरे जो रिगार्ड्स है वो आपकी फैमिली के लिए भी बोलना। फिर यहाँ से एंड कर देंगे बिल्कुल बाइंड अप करते हुए, थैंक यू गिव वंस अगेन फॉर योर इन्विटेशन, आई होप यू हैव अ ग्रेट हॉलीडे। फिर यहाँ से लिखेंगे योर सिंसियरली, आपका नाम जो दिया है उसमें और कानपुर, ठीक है। अब देखो इसमें लेटर दिया गया, यू आर रोहित और रेनू फ्रॉम प्रयागराज, आप प्रयागराज से हैं। और राइट एन एप्लीकेशन टू दी लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल टू परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज। अब आपको क्या करना है, लाइब्रेरियन को क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है। क्यों लिखनी है, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश की डिक्शनरी है वो अवेलेबल नहीं है आपकी लाइब्रेरी में, तो आपको क्या करना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है एप्लीकेशन के थ्रू। तो आप कैसे लिखोगे इसको, सेम रहता है जैसे हम प्रिंसिपल को लिखने, वैसे हमें लाइब्रेरियन को लिखें, टू दी लाइब्रेरियन, स्कूल का नेम आएगा और प्लेस का नेम आएगा। सब्जेक्ट हम यहीं से ले लेंगे सब्जेक्ट हम यहीं से ले लेंगे, टू परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है। रिक्वेस्ट टू परचेज न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज। रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, आई एम रोहित, या फिर रेनू, अगर आप गर्ल हैं तो रेनू, बॉय तो रोहित लिखेंगे। आई एम रोहित, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल। आप किस क्लास के स्टूडेंट है, 10th क्लास के स्टूडेंट है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज फॉर आर स्कूल लाइब्रेरी। वो क्या बोलते हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको चाहूंगा कि आप जो नई इंग्लिश की डिक्शनरी है उसको क्या परचेज कीजिए हमारे स्कूल के लिए। These dictionaries will be very helpful for students to improve their vocabulary and language skills। अब देखो जब तक हमारे पास इंग्लिश की डिक्शनरी नहीं होगी तो हम अपडेटेड वोकेबलरी के वर्ड यूज नहीं कर सकते, और जिससे हमारी जो लैंग्वेज स्किल्स है वो इम्प्रूव नहीं होगी, ठीक है। तो मैनी स्टूडेंट्स हैव एक्सप्रेस द नीड फॉर अपडेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरीज टू असिस्ट देम इन देयर स्टडीज। अब जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको क्या नीड है वोकेबलरी की, तो वो क्या कर चाहते हैं कि इंग्लिश की डिक्शनरी आए, ठीक है। आई बिलीव दैट एडिंग दिस रिसोर्सेज विल ग्रेटली बेनिफिट ऑल स्टूडेंट्स। और यही अगर इंग्लिश की डिक्शनरी अगर आ जाएगी तो सभी को क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। फिर हम यहाँ से वाइंड अप कर देंगे, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट, यू आर फेथफुली, फिर आपका नाम आएगा या क्लास आएगी या रोल नंबर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट गिवन बिलो। अब आपको क्या पैराग्राफ लिखना है, किस पे, आउटडोर गेम्स जो होते हैं, आउटडोर गेम्स जो घर के बाहर खेले जाते हैं, जैसे कि आप हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट वगैरह जो होते हैं, इसके ऊपर आपको क्या पैराग्राफ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, देखो ये आउटडोर गेम्स प्ले अ विटल रोल इन कीपिंग अस फिट एंड एक्टिव, गेम्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। अब देखो हमने यहाँ हाईलाइट किए फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, खो खो, ये सारे गेम्स के नाम लिखे हमने, कबड्डी। इनकरेज टीम वर्क, अब ये क्या करता है, टीम वर्क को एज अ लीडर, जैसे
जैसे किसी में टीम वर्क क्या एज अ लीडर की क्या उसमें एबिलिटी है ना, एबल है वो कि हाँ लीड कर पाए अपनी टीम को कि आप यहाँ हो, आप यहाँ फील्डिंग करो, आप यहाँ से कैच पकड़ो। तो इसमें क्या आपकी इंप्रूव होगी, क्या इंप्रूव होगी टीम वर्क का। ठीक है, आपको एज अ टीम वर्क कैसे करना है, कोलैबोरेटिंग कैसे करनी है। तो ये रहता है आपका एक होता है आपका डिसिप्लिन एंड क्विक डिसीजन। आपको डिसिप्लिन में रहना आना चाहिए। जब भी आप कोई भी गेम खेल रहे हो तो फर्स्ट आपका रहता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो कोई भी गेम्स होगा वो कंप्लीट नहीं हो सकता बिना डिसिप्लिन के। ठीक है, एंड क्विक डिसीजन मेकिंग रेगुलरली प्ले स्ट्रेंथ मसल्स। अगर फिर क्या है, हम जैसे रीजनिंग में पढ़ते हैं ना डिसीजन मेकिंग का, तो इसमें क्या है, अगर आप डेली अगर गेम खेलोगे और डिसीजन मेकिंग का हाँ नहीं ये डिसीजन सही है ये गलत है, तो आपको क्या इसमें एक क्षमता आएगी आपके अंदर कि हाँ डिसीजन मेकिंग का एक जो मसल्स होती है स्ट्रेंथ की वो इंप्रूव होगी। इंप्रूव स्टैमिना एंड शार्पनेस रिफ्लेक्स। आप शार्प हो जाओगे, स्ट्रेंथ आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। इट ऑल्सो रेड्यूसेस स्ट्रेस एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। आज इससे जब भी हम आपने गौर भी किया होगा, देखा भी होगा कि जब भी आप क्या रिलैक्स करते हो, गेम खेलते हो, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। स्पेंडिंग टाइम आउटडोर हेल्प्स अस कनेक्ट विद नेचर एंड फ्रेंड्स, बैलेंसिंग स्टडी एंड प्ले। और जब भी आप स्पेंड करते हो आउटडोर गेम्स के साथ तो क्या क्या देखो बेनिफिट होता है इससे, आप नेचर से कनेक्ट होते हो, फ्रेंड से कनेक्ट होते हो, और बैलेंस रहता है आपका स्टडी में और प्ले में। ठीक है, जितना अगर आपकी देखो आपकी जो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, तो आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं शार्प होगा, फिर आपसे अच्छे से स्टडी भी कर सकते हैं। तो दीज गेम्स शेप आर करेक्टर, टीच फेयरनेस एंड लीडरशिप एंड प्रमोट अ हेल्थी लाइफस्टाइल। Thus, outdoor games positively influence our physical health, mental well-being and social life। अब जो आउटडोर गेम्स होते हैं है ना, वो क्या है हमें पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, सोशल लाइफ भी हमारी अच्छी रहती है। तो ये हमारा पैराग्राफ था। और अब हमें क्या लिखना है, राइट एन आर्टिकल ऑन अ रिटायरमेंट पार्टी इन अबाउट 80-30 वर्ड्स कीपिंग इन माइंड। अब देखो इसमें देखो ये भी दे रखा है कि फॉलोइंग पॉइंट्स कैसे, whose रिटायरमेंट पार्टी, किसकी रिटायरमेंट पार्टी है, इसमें हिंट भी देता है वो, टाइम एंड प्लेस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, सेलिब्रेशन क्या है, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, थोड़ी हिंट भी दे देते हैं। आपको या तो पैराग्राफ पढ़ना है या आर्टिकल लिखना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज करनी होती है। अब हम आर्टिकल को देख लेते हैं। Retirement party is a special occasion to honor someone's years of hard work and dedication। अब जब भी रिटायरमेंट पार्टी होती है वो क्यों होती है, किसी का हार्ड वर्क है ना, किसी ने बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में डेडिकेशन के साथ, तभी तो हम उसकी रिटायरमेंट पार्टी रखते हैं। नहीं तो वो तो बीच में से निकाल दिया जाता है ना, जो अगर जो अच्छे से हार्ड वर्क नहीं करता। तो इसीलिए जो भी हम स्टार्ट करेंगे या स्टार्ट करेंगे, और रिटायरमेंट पार्टी इज अ स्पेशल ओकेशन। कोई भी ओकेशन है, अगर किसी भी ओकेशन के बारे में आ रहा है तो हमें ये लाइन लिखनी ही है, लिख सकते हो आप। अब किसी के ऑनर में तो ये भी लिख सकते हो, टू ऑनर समवन्स इयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। रिसेंटली या अभी, आई अटेंडेड द रिटायरमेंट पार्टी ऑफ आवर स्कूल प्रिंसिपल। उसने मतलब हमने किसकी भी पार्टी रिसेंटली पार्टिसिपेट किया, किसकी अटेंड की है, हमारे प्रिंसिपल की। तो मिस्टर श्रीवास्तव हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम एट 4 PM। वो कब हुई थी, अब उसने टाइम बता दिया। ठीक है, टाइमिंग और प्लेस बता दिए गए, जहाँ पे ऑडिटोरियम में हुई थी, कितने बजे हुई थी, 4 PM पे हुई थी। द इवेंट वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड एंड मैनी टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ गैदर्ड टू सेलिब्रेट। अब क्या है, जो ये इवेंट हुआ था, अब उसके इवेंट के बारे में बता रहे कि बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली डेकोरेट हुआ था। एंड जो मैनी टीचर्स थे है ना, किस किसने पार्टी ज्वाइन की थी, तो टीचर्स ने की थी, स्टूडेंट ने की थी, स्टाफ ने की थी। गैदर टू सेलिब्रेट, वो सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। Speeches were given highlighting his contributions followed by a cultural program। स्पीचेस हुई थी, कल्चरल प्रोग्राम्स हुए थे, किसके द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा। द एटमोस्फियर वॉज फील्ड विद जॉय एंड ग्रेटिट्यूड। जो एटमोस्फियर था, वहां का वातावरण था, वो किससे भरा हुआ था, वॉज फील्ड विद जॉय, जॉय से और ग्रेटिट्यूड से। आई फेल्ट प्राउड, उसको क्या बहुत प्राउड फील हुआ था। एंड इमोशनल, वो इमोशनल भी हो रहा था क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो जो प्रिंसिपल है वो हमारे स्कूल से चले जाएंगे। टू बी पार्ट ऑफ दिस मेमोरेबल सेलिब्रेशन which marked the end of an era and the beginning of a new chapter of in his life। अब ये कहीं ना कहीं एक बिगनिंग भी है उनकी, एक बिगनिंग भी रही है, उनका एक जो लाइफ का चैप्टर है वो यहाँ से क्लोज हो गया, वो नई
बिगनिंग में जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या अपना एक्सपीरियंस भी लिखा, टाइम एंड डेट, मतलब टाइम एंड डेट भी बताया, है ना, और किसकी है रिटायरमेंट पार्टी वो भी बताई। तो इस तरीके से वो हिंट के द्वारा भी हम क्या पैराग्राफ को बना सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी आता है ग्रामर का सेक्शन आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है। ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो ही सेड आया है बस, तो ही सेड का मतलब क्या है, वो पास्ट टेंस है। अब ये पास्ट से है, तो हमें ये वाला जो सेक्शन है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसको भी पास्ट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम, यहां लिख देती हूं मैं, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लिखेगा, यहाँ क्या लिखेंगे, किस कंजक्शन का यूज होगा, दैट का। ही सेड दैट इट हैज को, अब देखो ये पास्ट में, तो हमें इसको भी पास्ट में करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये आपका क्या पैसिव, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपका 2 मार्क्स का रहता है। अब नीचे देख लेते हैं पैसिव वॉइस। द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम। तो जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, हमें पता है। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना होता है सब्जेक्ट में पैसिव वॉइस में। तो ये कैसे बनाएंगे हम, द नेशनल एंथम सैंग है, तो ये क्या है, पास्ट टेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जब भी हम पास्ट को कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, वॉज हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, द नेशनल एंथम वॉज, थर्ड फॉर्म क्या इसकी, संग, किसके द्वारा गाया गया है, चिल्ड्रन के द्वारा। क्या आ जाएगा, बाय चिल्ड्रन। नेक्स्ट देख लेंगे, पंचुएट द फॉलोइंग। अब ये इसमें पंचुएशन लगानी है। देखो पंचुएशन किस तरीके से, देखो कुमुद सेड टू हिज फ्रेंड, तो हम यहाँ से ही देख लेंगे, पंचुएशन यहाँ से ही आपको लगानी आ जाएगी। तो कैसे लगाएंगे, कुमुद सेड टू हिज फ्रेंड। ठीक है, यहाँ कॉमा आएगा आपका, तो यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये वाला लिखेंगे वाई, वाई हैड यू, वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल yesterday। अब देखो ये वाई से स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें, क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ड है ये, तो ये क्वेश्चन किया गया है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये हमारी पंचुएशन है। ठीक है, पंचुएट हमें ये तीनों कर लिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब आता है ट्रांसलेशन। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। तो ये देखो अमूल्य निधि, ये एक सिंपल टेंस है, जैसे इज एम आर का यूज करते हैं, जैसे यू आर बॉय, यू आर गर्ल, आई एम द आई एम टीचर, इस तरीके से ये सिंपल टेंस है, इसका यूज होगा इसमें। तो वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है, तो वृक्ष को क्या लिखेंगे हम, द ट्री आर, अमूल्य को क्या बोलेंगे, प्राइसलेस। निधि को क्या बोलेंगे, वेल्थ बोल सकते हैं या फिर ट्रीजर भी बोल सकते हैं, ट्रीजर। ठीक है, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं।
अब इसमें जो अब इसमें जो आएगा ना केवल बल्कि, तो ये क्या है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले क्या है, ये कंजक्शन है। तो कैसे बनाएंगे इसको, ट्री वृक्ष या लिस्ट ऑफ लगाएंगे, ट्रीज नॉट ओनली, न केवल, ठीक है, तो बनाएंगे ट्रीज नॉट ओनली गिव अस, क्या दे, ईंधन व फल ही नहीं देते, फ्यूल एंड सॉरी फ्रूट, इसके अलावा क्या प्रोवाइड करते हैं, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो हमने कंजक्शन पढ़े हैं कैसे यूज होता है, ठीक है, बट ऑल्सो क्या देते हैं वो हमें, बल्कि इमारती लकड़ी भी देते हैं, ऑल्सो गिव अस टिम्बर, इमारती लकड़ी को क्या बोलते हैं हम, टिम्बर। वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकते हैं, अब एयर पॉल्यूशन को कोई रोक सकता है, वो क्या कौन रोक सकता है, सिर्फ ग्रीनरी रोक सकती है, ट्रीज रोक सकते हैं, ठीक है। वायु प्रदूषण होता है किस किस से, कार से धुआं निकलता है ना, बहुत सारी फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, ये सारे एयर पॉल्यूशन है, तो क्या कौन रोकता है, ट्रीज। वृक्ष वायु प्रदूषण को क्या करते हैं, रोकते हैं। ट्रीज प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, ट्रीज प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन। हमें यहाँ तक लिख लिया हमने, वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकते हैं, रोकने की क्या थी, प्रिवेंट, ठीक है। हमें अनावश्यक रूप से वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, नहीं चाहिए, ये क्या है आपका मॉडल वर्ब आएगी, चाहिए जब भी हम सजेशन लेते हैं या देते हैं, वो क्या सजेशन देते हैं तो क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं, तो चाहिए के लिए क्या शुड का यूज होगा, तो क्या है हमें, यानी कि वी शुड नॉट कट डाउन the trees unnecessarily। वी शुड नॉट कट डाउन द ट्रीज अननेसेसरीली, यानी कि अनावश्यक रूप से, क्या क्या अननेसेसरीली। तो जब भी आप ट्रांसलेशन बनाओ तो आपको यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ वोकेबलरी, वोकेबलरी की नॉलेज होनी ही चाहिए, प्लस वर्ब्स की नॉलेज होनी चाहिए, और क्या सेंटेंस की भी नॉलेज होनी ही चाहिए, तभी आप क्या ट्रांसलेट कर पाओगे। तो ये था आपका ट्रांसलेशन का। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है आपका जो क्वेश्चन आते हैं उससे आएंगे लिटरेचर से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड ईच। तो व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्टमास्टर, हाउ डिड ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम। अब जो लेंचो है, ये हमने किया हुआ है, जब हमने चैप्टर्स किए थे ना, तो सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो व्हाट क्वालिटी, जो क्वालिटी थी लेंचो की, जो क्वालिटी लेंचो की थी, तब किससे जो पोस्ट मास्टर थे वो इम्प्रेस हुए थे, लेंचो की ऐसी कौन सी क्वालिटी थी। तो हाउ डिड ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, तो उन्होंने ऐसे कैसे डिसाइड कर, कोई भी ऐसे डिसाइड नहीं कर लेता, कोई भी ऐसे मनी से कर तो कभी भी हेल्प नहीं करता, ठीक है ना, जनरली। तो ऐसा क्या हुआ था कि जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो से इम्प्रेस्ड हो गए, और उन्होंने हेल्प की उसकी, कैसे हेल्प की थी, मनी को देकर। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर देख लेते हैं। Lancho's unwavering faith in God impressed the postmaster. Despite facing a calamity, Lancho's belief that God would help him was unshaken. अब क्या था, जो पोस्टमास्टर इम्प्रेस हुए थे वो इसीलिए इम्प्रेस हुए थे, क्या उनका अनवेवरिंग फेथ,
जो उनका फेथ था गॉड के ऊपर, जो भी उनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, अब उनको क्या लग रहा था कि गॉड सब देख रहे हैं, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती किसकी है, जो नेचर के द्वारा क्या 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 हुई थी, बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी। तो जो इसका फेथ था लेंचो का गॉड के ऊपर कि कोई हेल्प करे या ना करे, मेरे गॉड हैं वो मेरी हेल्प करेंगे, तो इस फेथ को देखकर जो पोस्ट मास्टर थे वो इम्प्रेस हो गए थे। इसके अलावा ये उन्होंने क्या मतलब क्या उन्होंने इतना मतलब इतनी बड़ी ट्रेजेडी वो करी थी, क्या की थी, फेस की थी। अब लेंचो को बिलीव था कि गॉड उसकी क्या हेल्प करेंगे। द पोस्ट मास्टर मूव्ड बाय लेंचोस फेथ, अब वो क्या उसके फेथ को तोड़ना नहीं चाहते थे, वो क्या करते हैं, पोस्ट मास्टर डिसाइड टू हेल्प हिम बाय कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड फ्रेंड्स टू सेंड टू लेंचो। अब क्या है, अब वो चाहते थे लेंचो की मैं हेल्प करूं और जो उनका बिलीव है गॉड के ऊपर वो ना टूटे, वो ब्रेक ना हो। तो वो क्या करते हैं, जो भी उनके कलीग होते हैं, जो भी फ्रेंड है उनके ऑफिस में, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि आप भी इसकी हेल्प करो लेंचो की, आप भी कुछ कुछ अमाउंट उसका, आप भी जितना अमाउंट हो सकता है आप क्या उसको हेल्प के लिए दे दो। तो वो कलेक्ट करता है सबसे मनी और क्या करता है, प्रिटेंडिंग इट्स फ्रॉम गॉड, और वो सेंड कर देता है लेंचो को, ऐसे प्रिटेंड कर देता है कि किसके द्वारा आए हैं, गॉड के द्वारा ही आए हैं। नेक्स्ट देख लेंगे, द साइड ऑफ फूड मैग्नेट हिम, what does he this suggest what compelled the young seagull to finally fly। अब ऐसा क्या था कि जो यंग सिकल था, जो इतना डर रहा था कि मैं नहीं, मतलब मैं नहीं उड़ूंगा, ऐसा मतलब क्या हुआ कि वो कंपेल हो गया उड़ने के लिए, किसने पागल, इतना फूड के पीछे कैसे पागल हुआ, वो देख लेते हैं इसमें। द यंग सिकल वॉज अ वेरी हंग्री, जो यंग सिकल था बहुत ज्यादा भूखा था। इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई। और उसके हंगर से ही वो क्या कंपेल हुआ उड़ने के लिए, कैसे, इट्स हंगर ओनली इंटेंसिफाइड व्हेन इट सॉ इट्स मदर टीयरिंग अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। अब जो उनकी मदर थी, उन्होंने क्या, जो बीक पे जो उनकी चोंच थी उनपे क्या खाना रख रखा था, जो भी था उनका, इट, और वो क्या मिड वे में रुक गई थी। इट क्राइड टू हर बेगिंग हर टू गेट सम फूड, क्योंकि वो ट्राई मतलब टेयरिंग, रो रहे थे, चिल्ला रहा था भूख के मारे और बोल रहा था मुझे कुछ फूड ला के दे दो। तो व्हेन इट्स मदर केम टूवर्ड्स इट विथ फूड इन हर बीक, वो अपनी चौच में जो अपना जो भी खाना लेकर आई थी वो क्या बीच में रुक गई थी। एंड इट स्क्रीम्ड विथ जॉय एंड एंटिसिपेशन, हाउ एवर शी स्टॉप मिडवे, बीच में रुक गई। इट वंडर्ड व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, और उसके बाद वो उसके पास नहीं आ रही थी। जैसे सिगल यहाँ है तो उसकी मदर यहाँ है, ठीक है, वो बीच में रुक गई और उसके पास नहीं जा रही है। नॉट बीइंग एबल टू रेसिस्ट और कंट्रोल इट्स हंगर एनी लॉन्गर, अब वो इससे ज्यादा झेल नहीं सकता था, अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो उसने क्या किया, इट डाइव्ड एट द फूड इन इट्स मदर्स बीक, उसने क्या गोता मारा, उसकी जो चोंच में जो फूड अटका हुआ था वो उसने ले लिया मदर से। At that moment, his anger empowered his fear at the great expanse of the sea beneath the cliff। अब इसकी हंगर ने ही इसके डर को क्या हटाया और क्या ओवरपावर्ड किया, ठीक है, वो वहां तभी उड़ने लगा था वहां से। फाइनली दिस प्लग वॉज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी टू फ्लाई। तो उसकी जो बॉडी है वो तभी से उड़ने लगा, किसने पागल किया था, उसकी भूख ने, और ये किसने किया था, उसकी मदर ने, ठीक है। ये हो गया, दोनों में से एक करना है आपको। नेक्स्ट देख लेंगे, व्हाट वर द साइड दैट मूव्ड बुद्धा। तो गौतम बुद्ध थे, वो मूव साइड कैसे हुए थे। तो प्रिंस सिद्धार्थ फेल्ट वेरी अपसेट टू सी सो मच ग्रीफ एंड सोरो इन दी वर्ल्ड। तो जब भी जो सिद्धार्थ थे, प्रिंस सिद्धार्थ थे, जब भी वो बाहर निकलते थे ना, तो उनके फादर क्या करते थे, अनाउंसमेंट करते थे कि कोई भी दुख से रिलेटेड कोई भी चीज उनके सामने नहीं आनी चाहिए, कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए, कोई बीमार व्यक्ति नहीं आना चाहिए, कोई भी ऐसी अनप्लीजेंट चीजें नहीं होनी चाहिए उनके आसपास। तो अब क्या हुआ था, एक बार प्रिंस जब बाहर निकल गए थे तो उन्होंने क्या देखा था, चुपचाप बाहर निकले थे वो, तो प्रिंस सिद्धार्थ फेल्ट वेरी अपसेट, तो वो फील बहुत अपसेट हो गए थे, क्यों, टू सी सो मच ग्रिफ, उन्होंने बहुत मतलब बहुत दुख देखा, कब कैसे कि वर्ल्ड में कितना कितना दुख है, सबको किसी ना किसी चीज से क्या दुख है ही, सब सैड है। He was so touched by seeing a sick person। उन्होंने क्या देखा, एक सिक पर्सन, बीमार व्यक्ति को देखा, एन एल्डरी पर्सन, एक ओल्ड पर्सन था, है ना, बूढ़े व्यक्ति को देखा, अ फनरल प्रोसेशन को देखा, जो एक शव यात्रा निकल रही थी, कि व्यक्ति मर जाता है फिर उनकी शव यात्रा निकलती है,
तो वो देखा, एंड अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स दैट ही डिसीजन टू गिव अप द वर्ल्ड एंड परस्यू एनलाइटमेंट। और उन्होंने क्या देखा, एक मॉन्क को भिक्षा मांगते हुए देखा। अब वो उन्होंने फिर वहीं से डिसाइड किया, अगर मुझे इन सब से बाहर निकलना है, इन सब दुखों को नहीं झेलना, तो हम मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो मुझे ज्ञान की तलाश में क्या निकलना चाहिए, तभी मैं इन सब से ओवरकम कर सकता हूँ। ठीक है, ये था आपका एक क्वेश्चन। एंड देन दिस वन, दोनों में से एक करना है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू धाकियावाड़ी। अब उनको जर्नी बतानी है राजवीर की। तो क्या था, व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार, जब वो धाकियावाड़ी जा रहे थे तो उन्होंने कार से क्या क्या देखा था। तो आंसर देख लेते हैं इसका। राजवीर सॉ द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ द कंट्री साइड ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू ढाकियावाड़ी। उन्होंने क्या देखा था, ब्यूटीफुल सीनरी देखी थी जब वो, उनकी जर्नी थी कहां से थी, ढाकियावाड़ी से थी। ही नोटिस्ड ग्रीन फील्ड, उन्होंने क्या नोटिस किया, ग्रीन फील्ड, जहां तक उनकी आईज देख सकती थी वहां तक वो क्या देख रहे हैं, ग्रीन फील्ड वो देख रहे हैं। टॉल ट्रीज, बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, एंड स्मॉल विलेजेस अलोंग द वे, और स्मॉल विलेजेस हैं, छोटे छोटे विलेजेस हैं वो देख रहे हैं। द जर्नी वॉज पीसफुल एंड फील्ड विथ नेचुरल ब्यूटी। जो उनकी जर्नी है वो किससे भरी हुई है, बहुत शांति से भरी हुई है, और किससे भरी हुई है, नेचुरल ब्यूटी से। तो जो राजवीर ने जो बाहर आउटसाइड देखा था, पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी थी, पूरा मतलब उनकी आंखें जहां तक देख सकती थी वो किससे भरी हुई थी, बड़े बड़े पेड़ों से भरी हुई थी, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ ग्रीनरी दिखाई देती थी। तो जो उनका व्यू था वो यही था, उनकी जो जर्नी थी वो यही थी। ठीक है, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, मैंने दोनों ही करा दिए हैं। ठीक है, इस तरीके का ही आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। जो ये पैटर्न इसमें सैंपल पेपर में आया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ना करा के सैंपल पेपर कराया, कि जिस इस तरीके का पेपर जो है वो आने वाला है आपका। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। अब ये देख लेते हैं इसमें, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बली। जो बस कंडक्टर था उसने बली को रिसीव कैसे किया, इसमें से एक ही करना है दोनों में से, एनी फ्रैंक किया इसमें से। तो पहले इसका देख लेंगे, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बली। द बस कंडक्टर रिसीव बली इन अ फ्रेंडली एंड प्लेफुल मैनर। जो बस कंडक्टर था वो बहुत जोक क्रैक क्रैक करता था, है ना, बहुत मजाकी किस्म का व्यक्ति था। तो उन्होंने जब वैली को रिसीव किया तो वो सरप्राइज था, है ना। ही वाज सरप्राइज टू सी सच अ स्मॉल गर्ल ट्रैवलिंग अलोन एंड जोकिंगली कॉल्ड हर मैडम। तो उन्होंने वो सरप्राइज हो गया कि मतलब एक छोटी सी बच्ची, 8 साल की बच्ची का ट्रैवल कर रही है अकेले, वो भी। तो पहले तो वो थोड़ा सा उसको परेशान करता है, टीज करता है, फिर उसको क्या ऐसा जोकिंग वे में क्या बोलने लगता है, उसको मैडम बोलने लगता है, एंड जोकिंग कॉल्ड हर मैडम। He helped her board the bus and showed her respect, treating her like an adult passenger. अब वो जो जिस तरीके से वैली को ट्रीट करते हैं एज अ एडल्ट वे में, है ना, उसका उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और और शो करते हैं अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, कि वैली ये देखो, ये इस मतलब इस तरीके से व्यूज आते हैं, और उसको बीच बीच में क्या मजाक भी करते रहते हैं उसके साथ। तो हिज चीयरफुल एटीट्यूड, यही जो एटीट्यूड था उनका, चीयरफुल एटीट्यूड मेड। और लास्ट में वो ड्रिंक्स के लिए भी पूछते हैं कि वली आपको ये लेना चाहोगे क्या, ट्रीट मेरी तरफ से, तब भी जो वली होती है वो मना कर देती है। तो इनका जो एटीट्यूड था, हिज चीयरफुल एटीट्यूड मेड वैली फील कंफर्टेबल एंड वेलकम ड्यूरिंग हिज जर्नी। तो जो उनका एटीट्यूड था, किसका, जो उनका बिहेवियर था बस कंडक्टर का था, वो उससे वली जो है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी, और उन्होंने क्या कहता है, एंड वेलकम ड्यूरिंग हर जर्नी, उन्होंने अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया बाय द बस कंडक्टर। नेक्स्ट देख लेंगे, व्हाई डज एनी फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी। जो एनी फ्रैंक थी वो डायरी को क्यों रखना चाहती थी। तो एनी वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज डिस्पाइट हैविंग अ बिग एंड लविंग फैमिली, उसके बाद मतलब थी बहुत अच्छी फैमिली, लविंग फैमिली थी, लेकिन फिर भी वो क्या अलोन फील करती थी। शी फील्स दैट शी कैन नॉट शेयर हर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद एनीवन इन हर फैमिली। वो अपनी फीलिंग्स और थॉट को अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। तो शी फाइंड्स इट इजियर टू एक्सप्रेस हरसेल्फ इन राइटिंग। तो वो चाहती थी, मतलब वो इतनी बड़ी फैमिली में तो थी, लविंग फैमिली भी थी, ऐसा नहीं था कि बेकार, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी वो, बट वो क्या करती थी, जो उनके थॉट्स थे, जो
जो उनकी थिंकिंग थी, है ना, जो भी उनके थॉट्स थे, जो भी उनकी फीलिंग्स थी, वो शेयर नहीं कर पाती थी अपनी फैमिली मेंबर में। तो उनको क्या लगा कि उनको एक ईजी वे लगा कि मैं अपने जो भी थॉट्स है, जो भी फीलिंग्स है, एक क्या, एक डायरी में लिखूंगी। उसका नाम क्या रख दिया था उन्होंने, किटी। इसके अलावा क्वेश्चंस के अलावा आपके पास ये आएगा, मेंशन सम, ये आएगा आपका पोएट्री से, मेंशन सम करेक्टर्स, ये 3 नंबर के रहते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का है। अब देखते हैं, मेंशन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी टू एनिमल्स फ्रॉम द पोएम और हाउ टू टेल वाइल्ड। या तो आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हो, पोएम लिख सकते हो। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दी क्वेश्चन पेपर। अब आप ये ना कर दो कि हाँ अभी अमांडा की जो लाइन थी उसी को कॉपी करके लिख दिया, वो नहीं करोगे आप, उससे नंबर कट जाएंगे आपके। जो भी इसमें गिवन ना होकर कोई ऐसी पोएम लिखनी है, या तो आपको 4 लाइन की 2-2 पोएम याद कर लो, 2 तो याद करके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो फंस सकता है, दूसरे में रिस्क नहीं ले सकते हम। वो लिख सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन का आंसर दे दो, सिंपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर भी है इसमें, हाँ ये इन दी पोएम। अब इसमें हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल हमने कम से कम 4-5 डिस्क्राइब किए थे, इसमें से हमें दो डिस्क्राइब करने हैं। इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल बाय कैरोलिन वेल्स, द पोएट यूजेस humor and irony to describe the terrifying traits of various beasts। अब जो जितने भी इसमें जो जानवर बताए गए हैं, उनको जो उनका मतलब उनको जो आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया गया, वो बहुत ह्यूमर वे में है, ठीक है। तो हियर आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 2 एनिमल्स फ्रॉम द पोएम। अब उन्होंने 2 कैरेक्टरिस्टिक बताए, एक तो बताया द एशियन लॉयन का, दूसरा बताया आपका द बंगाल टाइगर का। द एशियन लॉयन है, द पोएट डिस्क्राइब्स अपीयरेंस, इट इज अ लार्ज एंड टॉनी येलोइश ब्राउन। जो एशियन लॉयन है उसका जो लुक बताया गया वो ऐसा बताया गया कि वो कैसे हैं, थोड़े येलोइश ब्राउन में है, येलोइश कलर है उनका, और बहुत ज्यादा बड़ा है, वो बहुत ज्यादा लार्ज है, टॉनी है। एंड इट इज फाउंड इन द जंगल ऑफ द ईस्ट। और वो कहाँ पर पाया जाता है, एशिया के ईस्ट में पाए जाते हैं। इट्स roar is so fearsome and overwhelming that it feels like you are dying of fright। अब जब आप उसके सामने आ जाओगे तो आपको लगेगा कि अब तो मैं गया, है ना, अब तो मैं मरा। इस तरीके से जो वो दहाड़ते हैं, उसकी जो रोरिंग है बहुत ज्यादा मतलब fearful रहती है। तो इसके बारे में बताया। नेक्स्ट द बंगाल टाइगर, द टाइगर इज depicted as a novel yet dangerous predator। The Bengal tiger is identified by its yellow hide with black stripes and aggressive nature। जो बंगाल टाइगर है वो कैसा है, मतलब येलो येलो कलर का है, उसमें क्या ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स है। तो आप उसको वैसे तो आइडेंटिफाई करो कि हाँ उसका लुक कैसा है। और जो उसका बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, ठीक है। अगर वो आपके ऊपर एक बार झपटा तो फिर आप बिल्कुल नहीं छुड़ा पाओगे। अब जितना आप मूवमेंट करोगे वो उतना ज्यादा आपका क्या करेगा, शिकार करेगा, आपका ज्यादा बहुत ज्यादा हैंडल करेगा आपके ऊपर, ठीक है। इसके बाद आपके पूछे जाएंगे, दोनों करा दिए मैंने। ये तो आपको याद करके लिखना ही है, ठीक है। अब आता है एट्थ। एट्थ में क्या देगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 और 50 वर्ड्स। अब इसमें सेंट्रल आइडिया है ना, सिर्फ मतलब 3 आपके ऑप्शन आएंगे और तीनों में से आपको एक करना है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आपको करा दिया गया हमारे चैनल पे, आप वहां से जाके देख सकते हैं, और इसमें भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अ टाइगर इन द जू, ये आर टाइगर इन द जू का है, ठीक है। जिसमें जिसमें एनिमल जिसमें क्या सॉरी लॉयन के बारे में बताया गया कि कैसे एक उसका नेचुरल हैबिटेट होता है जंगल, है ना, कैसे वो सब उससे डरते हैं नेचुरल हैबिटेट में उसके, एक दहाड़ से लोग कांप जाते हैं, डर जाते हैं। और ऐसे ही उसकी जस्ट अपोजिट उसकी जो इमेज बताई गई है किसमें, एक जू के अंदर, कि कितना मतलब सिर्फ वो देख रहा है, ताड़ रहा है और कुछ नहीं कर सकता इससे ज्यादा। जिसको खाना दे दिया तो खा लिया, नहीं खाया नहीं दिया तो नहीं खाया। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो ट्रीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये ट्री का सेंट्रल आइडिया है, और ये किसका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये आपका है फॉर एनी ग्राउंड। इसमें बताया गया था आपका कि जो आप डिपेंड करती है आपकी फिजिक, मतलब सब लोग अट्रैक्टिव से होते हैं।
अब देख लेंगे, क्वेश्चंस आएंगे आपका, व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन इन द स्टोरी फूड फ्रेंड्स विदाउट फीड। तो इसमें क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी किसमें, इन के रूम में। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं हम। मैनी अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन इन द इन, सम ऑफ देम आर दैट आर लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड द साइंटिस्ट डोर ओपन। अब उन्होंने क्या देखा कि साइंटिस्ट का डोर क्या था, वो ओपन था। ऐसी मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हुई थी, तभी तो उसमें पूछा गया। एंड बट देयर वॉज नो वन इन द रूम। अब देखो, जो डोर था वो ओपन था और वहां पर कोई भी नहीं था। देन मिसेस हॉल हियर स्निप क्लोज टू हेयर ईयर। अब उन्होंने कोई आवाज सुनी, कान की। एंड आफ्टर अ मोमेंट द हेड ऑन द बेड पोस्ट leapt up, it dashed itself into her face. The chair began moving automatically. जो चेयर है वो मूव कर रही है ऑटोमेटिकली। एंड दीज थिंग, और जो मतलब इट टेस्ट इट सेल्फ, मतलब जो उनके फेस पर आई चीजें है ना, चेयर मूव कर रही है इधर से उधर, और दीज थिंग्स मेड पीपल फ्यूरियस। और यही सारी चीजें थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो क्या उनको फियरफुल फील करा रही थी। ठीक है, अब ये था आपका नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑसेबल दैट डिफरेंटेड फ्रॉम मैक्स। अब जो हमें दो इसमें क्या बतानी है, दो ऐसी क्वालिटी बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है किसका, मैक्स का, जो ऑसेबल है। तो मैंने दोनों ले रखी है इसमें, देखना। क्लेवरनेस एंड क्विक थिंकिंग, जो उनका मतलब है उनमें क्वालिटी क्लेवरनेस की और थिंकिंग की। तो ऑसेबल इज अ वेरी क्लेवर एंड क्विक विटेड, he remains calm under pressure and uses his intelligence to outsmart the enemy, unlike Max, who is portrayed as more aggressive and less composed. Next is की calm and composed nature. Osable maintains his composure even in dangerous situation. अब वो मतलब वो एक डेंजर सिचुएशन में भी होके वो अपने आप को काम डाउन कर लेते हैं। एंड शोइंग confidence and control, Max on the other hand is more impulsive and less strategic. अब देखो, बहुत ज्यादा वो स्ट्रेटेजी प्रिपेयर नहीं करते, बट इन डेंजर सिचुएशन में अपने आप को काम डाउन करके कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है, वो इनमें क्या एबिलिटी है मैक्स के अंदर। तो ये बताना था। तो ये आंसर हो गया आपका, नहीं सॉरी, ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आंसर एनी वन ऑफ द, ये 60 वर्ड के 4 मार्क्स का ही। तो इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचार्ड ए ब्राइट ऑन प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स, विच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क ऑन एंड बाय। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको खुद सेल्फ देना है, क्योंकि ये एग्जाम का पैटर्न आप देख रहे हो चेंज हो गया। इस तरीके से प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, अब ये नया क्वेश्चन आया, इसका मतलब इस तरह से आपके में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है कि हाँ, आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर पाऊं, ऐसे आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अगर तो ये देखो, ये क्वेश्चन है, आपको इसको सेल्फ करना है। अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो आप क्या करोगे, टू वर्क लाइक रिचार्ड, मतलब एक रिचार्ड एब्राइट की तरह, जो उनके प्रोजेक्ट थे, एक्सपीरियंस रहा है उनका, एक्सपेरिमेंट रहे हैं, विच फील्ड, आप क्या किस फील्ड को लाइक करोगे उस पर लिखने का। ठीक है, टू वर्क एंड ऑन दी वाई। नेक्स्ट देख लेंगे, डिस्क्राइब द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द नेकलेस इन डिटेल। अब इसमें द नेकलेस में करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे उसका। ये तो इस स्टोरी में जो द नेकलेस वाली जो स्टोरी थी, इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो किसका था, आपका मैथाइल डॉयजल की। तो हम यही पढ़ेंगे। इन द शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस बाय गाय डी मैन्यूफेसेंट, द सेंट्रल कैरेक्टर इज मैथाइल डॉयजल। हर कैरेक्टर इज स्टडी इन वैनिटी, डिससेटिस्फैक्शन एंड इवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनको कभी भी सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है, चाहे वो वेल प्रोफाइल, मतलब उनके पास सारी चीजें हैं उनकी कंफर्ट के लेवल की, बट वो क्या करते हैं, अपना अपना कंपैरिजन किसी और से, किसी बेहतर पर्सन से करके
फिर अपने आप को क्या करते हैं, असंतुष्ट करते हैं। तो ऐसा ही नेचर किसका था, मैथाइल लॉयसल का था, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे the mistake of destiny, she believes her beauty entitles her to a life of luxury। अब वो चाहती थी कि हाँ मैं एक लग्जरी लाइफ जीऊं, but she is born into a family of clerk and marries a minor official at the Ministry of Public Instruction। बट वो लग्जरी लाइफ चाहती थी, बट वो किस फैमिली से बिलोंग करती थी, क्लर्क की फैमिली से करती थी बिलोंग। और उनकी जो शादी भी हुई है वो किससे हुई है, एक माइनर ऑफिसर से हुई है। द कंट्रास्ट हर फिजिकल ग्रेस मेक्स हर फील इवन मोर रिसेंटफुल ऑफ हर शेबी अपार्टमेंट, बॉर्न आउट चेयर्स एंड अगली कर्टेन्स। अब ये उसका लुकआउट बताया गया उसके घर का। नेक्स्ट देखिए, पर्सनैलिटी एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, Methyle's character is driven by disconnected and escapism. So entitlement, she suffered endlessly, feeling she was born for all the delicacies and all the luxuries। अब वो क्या, वो चाहती थी कि मैं एक लग्जरी लाइफ जीऊं, और वो पैदा इस जगह हुई थी, ठीक है। डिहाइड्रेट में सॉरी, क्या है, she spends her time imagining silent unattachable hunks with oriental tapestry and tall prawns। आप देख रहे हो, ये जो वोकैबुलरी, आप अगर इस तरीके के वर्ड्स का यूज करोगे तो जो एग्जामिनर है वो इम्प्रेस हो जाएगा और आपको पूरे नंबर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। Candelabra, this constant longing prevents her from appreciating the modest but stable life her husband provides। अब जो भी वो लाइफ चाहती थी उसका हस्बैंड उसको नहीं प्रोवाइड करा रहा था, तो वो उससे अनसेटिस्फाइड थी। सोशल एंजाइटी क्या थी, शी रिफ्यूजेस टू विजिट हर वेल्थी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर बिकॉज द साइट ऑफ हर फ्रेंड्स वेल्थ मेक्स हर सो माइजरेबल एंड शी वीप्स फॉर डेज अफोर्डेबल आफ्टरवर्ड। अब क्या है, वो अपनी फ्रेंड्स की जो वेल्थ मतलब जो रिच फ्रेंड थी वो उनके फंक्शंस में भी नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि वो बहुत ज्यादा रिच है और मेरे पास ऐसी कोई मतलब गाउन वगैरह जो भी एसेसरीज लगती है वो मेरे पास नहीं है, तो वो क्या करती थी, वो वहां जाती ही नहीं थी, ठीक है। द टर्निंग पॉइंट द वॉल द नाइट ऑफ द पार्टी रिवर्स मैथाइल्स ट्रू सेल्फ एज शी इट सीम्ड। तो ट्रियम्फ फॉर one night she is the most beautiful woman in the room, she is drunk with pleasure, floating in a cloud of happiness because she finally processed the admiration she craves। अब देखो, जब वो एक पार्टी में गए थे तो उन्होंने क्या अपने हस्बैंड से कितनी जिद की थी कि मेरे को एक गाउन चाहिए, तो उन्होंने 400 कुछ का क्या लिया था, गाउन परचेज किया था। देन उसके बाद वो कहाँ गए थे, उस पार्टी में अटेंड करने के लिए गए थे, और जो पार्टी अटेंड की थी वो मतलब गाउन तो खरीद लिया, उसके ऊपर क्या ज्वेलरी ली थी, तो ज्वेलरी किससे ली थी, उन्होंने अपनी एक फ्रेंड से ली थी। द मास्क द बोरोड नेकलेस शी इज द catalyst for this joy, it represents her need for external validation, she can only be happy if others perceive her as wealthy। अब वो बहुत ज्यादा इतरा रही थी कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, उस तरीके से वो पार्टी में आई थी ये उनका करेक्टर है। और ट्रांसफॉर्मेशन थ्रूआउट द सफरिंग, द लॉस ऑफ द नेकलेस फ्रॉज। अब जो नेकलेस उन्होंने वियर कर रखा था वो क्या हो जाता है, वो वैसे भी किसी और फ्रेंड का था और वो खो जाता है। अब उनको लगता था कि ये डायमंड का हम कैसे चुकाएंगे, वो इतने रिच तो है नहीं। द लॉस ऑफ द नेकलेस causes a radical shift in her character when faced with a debt of 36,000 francs। Methyl reveals an accepted strength। अब जब ये खो जाता है तो उनकी एक करेक्टर में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। रेजिलेंस क्या है, शी डज नॉट फ्ली और गिव अप, शी प्लेड हर पार्ट heroically the harsh reality to pay back the debt she spent 10 years in greeting Robert। अब देखो जो सॉरी, अब क्या जो नेकलेस गुम गया था है ना उनकी नेक में से, और उनको क्या लगा था ये डायमंड का नेकलेस है। अब जो उन्होंने क्या एक ऐसा ही सेम नेकलेस परचेज करके दिया था जो कितने का पड़ा था आपका 36, काफी ज्यादा पैसे होते हैं। अब उनको चुकाने में उनको कितने ईयर्स लग गए, 10 ईयर्स लग गए थे, ठीक है। becomes a woman of the people, strong, hard and rough, her beauty feathers handles that become, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं 10 years in greedily poverty। हाँ, अब उनको क्या 10 years लग गए थे उस नेकलेस को क्या चुकाने में, ठीक है। she becomes a woman of the people, strong, hard and rough, her beauty fades, her hands become red and her voice becomes loud।
अब वो जितनी सुंदर थी, अब 10 इयर्स के बाद क्या होगा? अब वो मतलब इतनी मेहनत, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जो फिजूल, जो एक नेकलेस की वजह से उनकी जो कंडीशन हुई है कि हाँ उन्होंने 10 ईयर तक वो पैसे चुकाए हैं, तो आप उनकी हालत देख सकते हो किस तरीके से इसमें डिफाइन की गई है, स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड रफ, इस तरीके से। और फिर जब आयरनी ऑफ करेक्टर्स का देखेंगे हम, वाइल्ड शी बिकम्स फिजिकली कॉमन, शी डेवलप्स अ मेंटल थॉटनेस, शी लैक्ड व्हेन शी वाज अ पैम्पर्ड अनहैप्पी हाउसवाइफ। वो क्या थी? एक अनहैप्पी हाउसवाइफ थी। जितना भी हस्बैंड उसके लिए कर ले, वो फिर भी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती थी। उसको कुछ ना कुछ एक्सेप्टेशन मोर रहती थी कि मतलब मुझे एक लग्जरी लाइफ चाहिए, और वो मैं नहीं, मतलब वो मेरे को नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से उनका करेक्टर रहा है, ये करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये आपका हमारा सैंपल पेपर था जो हमने बखूबी कर लिया है ना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, जितना जितना भी आपने स्कोर किया है, इसका कमेंट भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाँ आपने इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और कितने मार्क्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल है, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।